Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. The topic that I am going to discuss today with you people is chi-square test. What are the objectives? Standard error of proportion indicate the kinds of data that call for chi-square test. Hypothesis testing, role of degree of freedom in chi-square statistics, and how to find the critical region in case of chi-square test. What is standard error of proportion? Suppose in Peshawar survey is done of 80 shopkeepers and it was found that shopkeepers with a specific disease having a dental problem caries. The proportion is 20 out of 80 with no caries. The proportion of shopkeepers with no caries is 60 out of 80. What conclusion can be drawn from the sample? What possible range of caries shopkeepers could we expect in the population with 95% level of confidence? कॉन्फिडेंस इंटरवल को हमने मालूम करना है। अगर सैम्पल साइज़ 80 हो तो इस केस में अगर प्रोपोर्शन विद केरीज 20 आउट ऑफ 80 हो, विद नो केरीज अगर डिजीज़ नहीं है शॉपकीपर्स को 60 आउट ऑफ 80 इसका प्रोपोर्शन होगा। अगर ये गिवन डेटा है तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ शॉपकीपर्स विद केरीज, जो यहाँ पर ऑलरेडी हम मालूम करेंगे 20 शॉपकीपर जिस तरह है जिसको ये डिजीज़ है। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल 80 है, 20 आउट ऑफ 80 इज इक्वल टू 25%। तो हम यहाँ पर 25% पुट कर लेंगे। 1.96 एक्चुअली क्रिटिकल वैल्यू है। 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो तो जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं और ये 1.96 के बराबर। एंड स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। और केस में फार्मूला क्या है, अंडर द रूट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ दोज हैविंग कैरीज मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शन ऑफ दोज और डोंट हैव अ डिजीज़ और कैरीज। एंड एन क्या है, एन सैम्पल साइज है। अब अगर पी 25% है, 25% लोगों को या शॉपकीपर्स को डिजीज़ है कैरीज का, तो ज़ाहिर बात है 75% लोगों को ये डिजीज़ नहीं होगा। तो 25 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 25 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सैम्पल साइज़ इस केस में 80 है, ये मल्टीप्लाई कर लें। इस पर जब आप लोग डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट ले लें तो ये क्या हो जाएगा 5%। अब इसी 5% को आप लोग 1.96 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 25 से ये सब्ट्रैक्ट कर ले पहले, और 25 को इसके साथ प्लस कर ले। स्पेसिफिक रेंज आ जाएगा जो 15% से लेकर 35% तक है। ये इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। हाउ विल यू नैरो दिस इंटरवल? हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को किस तरह नैरो कर सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर सैम्पल साइज़ है। सैम्पल साइज़ स्टैंडर्ड एरर में कॉन्फिडेंस इंटरवल और सैम्पल साइज़ का इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये 80 होगा मतलब अगर सैम्पल साइज़ कम होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादा होगा। अगर सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता नैरो होगा। सेम वैल्यूज़ है लेकिन यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में 80 है और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में सैम्पल साइज़ 160 है। 160 का क्या मतलब है कि सैम्पल साइज़ अगर इंक्रीज़ होता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होता है। प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में 15 से 35 तक था तो ये 18 से लेकर 31 तक ये फर्दर नैरो हो गया। इसी टेबल को हम फॉलो करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। इस टेबल के थ्रू हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और साथ साथ पी वैल्यू भी हम इसके थ्रू फाइंड करेंगे। लेकिन पी वैल्यू के लिए ज़रूरी है कि अगर सैम्पल साइज़ 30 से कम हो या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 तक हो तो हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर गिवन हो तो इन वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन लेट सपोज़ अगर 30 से सैम्पल साइज़ या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है तो इस केस में हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर वही 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। 5 स्टेप्स को जब हम फॉलो करेंगे तो तभी हम हाइपोथेसिस करेंगे।
जब हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू मालूम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हम पहले से मालूम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिस तरह हम थर्ड स्टेप में प्रीवियस टेस्ट में जी कैलकुलेटेड वैल्यू, टी कैलकुलेटेड वैल्यू, या अगर अनोवा था तो उस केस में हम एफ कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करते थे। तो काई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही वही वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्स स्क्वायर वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है तो इसका अंडर रूट ले ले, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ज़ाहिर बात है गिवन होगा, इसका भी अंडर रूट ले ले, अंडर रूट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सब्ट्रैक्ट कर ले, काई स्क्वायर के अंडर रूट से एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को आप लोगों ने देखना है यहाँ पर कि ये कहाँ पर फॉल करती है। अगर इन दोनों वैल्यू के बीच में ये फॉल करेगी इसका रिज़ल्ट, तो फिर हम कहते हैं कि ये पी वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0.2 से लेकर 0.5 तक। डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसोसिएशन। अब एक पॉइंट है कि जब हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं तो अप्रोप्रिएट टेस्ट कब होगा, अगर दोनों वेरिएबल्स क्वालिटेटिव हो तो तभी हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर नॉमिनल हो तो इस केस में काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों नॉमिनल हो तो हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑर्डिनल हो तो इस केस में हम नन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। स्पीयर्समैन रो एक्चुअली नन पैरामीट्रिक टेस्ट है। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में टी टेस्ट था या अनोवा, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो उस केस में हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना नहीं था तो उस केस में हम नन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा है, अगर नॉमिनल दोनों तो उस केस में हम पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं, और अगर नहीं है तो इस केस में नन पैरामीट्रिक। जितने भी टेस्ट हमने किए हैं उसमें हमने स्कोर्स, इसमें जिस तरह टी टेस्ट था तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में या एज था, वेट, आवर स्पेंड ऑन द कंप्यूटर। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे। सिर्फ इस तरह नहीं है, इस तरह भी हो सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्वालिटेटिव हो, नॉमिनल हो सकते हैं या ऑर्डिनल हो सकते हैं। तो इस केस में हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं या नन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। टुडे द डेटा वी एनालाइज कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज होते, कंटिजेंसी टेबल्स होते हैं। हम फ्रीक्वेंसीज के थ्रू क्या करते हैं, काई स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हम इसका डिफरेंस मालूम करते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इसको स्क्वायर कर लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं, फिर इसका समेशन लेते हैं, तब हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आती है। The magnitude of Pearson chi-square reflects the amount of discrepancies or difference between the observed frequency and expected frequency. Steps in test of hypothesis in case of chi-square. सबसे पहला स्टेप क्या है कि appropriate टेस्ट। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर दोनों क्वालिटेटिव होंगे, नॉमिनल होंगे, तो तब हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे। फिर आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस फार्मूलेट करनी है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, फिर काई स्क्वायर टेस्ट मालूम करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू, इसके बाद क्रिटिकल रीजन फाइंड करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर नोन हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नोन हो तो आप लोग रिजेक्शन रिजेक्शन रीजन फाइंड करेंगे, और इसके बाद आप लोग कंपैरिजन करेंगे। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, काई स्क्वायर वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, इसकी कंपैरिजन करेंगे कि आया काई स्क्वायर वैल्यू एक्सीड करती है क्रिटिकल वैल्यू से कि नहीं। अगर एक्सीड कर गई तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सीड नहीं करती है तो हम क्या कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जस्ट ये देखना है या ये दोनों वेरिएबल्स नॉमिनल है। अगर नॉमिनल है तो तब आप लोग काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अजम्पशंस है कि observations are randomly sampled from the population। रैंडम सैंपल आप लोग लेंगे। फर्स्ट assumption ये है। सेकंड assumption क्या है, all observations are independent, can appear only once in a table and there are no overlapping category। इस तरह नहीं है कि 1 to 5 फर्स्ट क्लास में
फिर सेकंड क्लास में 5 to 10, 5 की रिपीटिशन नहीं होगी। अगर फर्स्ट क्लास में है तो सेकंड क्लास में इसकी रिपीटिशन नहीं होगी। इस तरह अगर हम थर्ड एजम्पशन की बात कर लें तो सैम्पल साइज़ 10% ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन 100 है तो सैम्पल साइज़ 10 ही होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। 10 से लेस हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। इस तरह अगर पॉपुलेशन 1000 है तो ये फिर 100 से सैम्पल साइज़ कम होना चाहिए। और फोर्थ अजम्पशन की अगर बात कर लें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा होगी। इस्टेब्लिश लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, 0.01 या 0.001 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। डिटरमाइन हाइपोथेसिस, स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? द टू वेरिएबल्स आर नॉट डिपेंडेंट या द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, या इस तरह कह सकते हैं कि द टू वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि द टू वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, द टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट या द टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। Calculating test statistic, contrast between observed frequency in each cell of a contingency table with expected frequency. The expected frequencies represent the number of cases that would be found in each cell if the null hypothesis were true. अगर null hypothesis true है तो इस केस में अगर null hypothesis true है तो frequencies कितनी होनी चाहिए? यही expected frequencies है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है कि रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, और ये फार्मूला है काई स्क्वायर का। काई स्क्वायर इज़ डिनोटेड बाय एक्स स्क्वायर। एक पॉइंट ये याद रख लें, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके लिए फार्मूला है ओ एक्चुअली रिप्रेजेंट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड ई रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप लोगों को टेबल में जो फ्रीक्वेंसीज़ दिखाई देगी वो एक्चुअली ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ होती है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर आप लोग इस फार्मूला के थ्रू मालूम करेंगे, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में था कि रो टोटल कॉलम टोटल ये मल्टीप्लाई कर ले डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, इस पर डिवीजन कर ले तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर इस काई स्क्वायर आप लोग किस तरह मालूम करेंगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको स्क्वायर कर लें, इसके बाद स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लोग इसको ई पे डिवाइड कर लें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर लें, और जब रिज़ल्ट आएगा फाइनल रिज़ल्ट इसको आप लोग इसका सम ले लिया, इसका समेशन मालूम कर लें। इसके बाद आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के थ्रू आप लोग फाइंड कर सकते हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होगा? कितने रोज़ है टेबल में, कितने रोज़ है इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, और कितने कॉलम्स है इससे भी 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास आ जाएगा। फिर कंपैरिजन आप लोगों ने करनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब आ जाएगी इसकी कंपैरिजन कर ले क्रिटिकल वैल्यू के साथ। अगर एक्स स्क्वायर ज़्यादा है, काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर टेबल वैल्यू जिस तरह या क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये सिंपल है, जिस तरह जी टेस्ट था तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू, इस तरह ही क्या है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर, और जी टेबुलेटेड तो इस केस में क्या होगा काई टेबुलेटेड वैल्यू। फिर इन दोनों वैल्यू को आप लोग कंपेयर कर लें। एग्जाम्पल, frequency of 180 pregnant women by alcohol consumption and smoking status. Is smoking and drinking dependent, या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आया दोनों डिपेंडेंट है या एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट स्टेप क्या है कि व्हाट इज़ द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। केस में देख लें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंडिपेंडेंट, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर नॉट इंडिपेंडेंट या स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर डिपेंडेंट। ये गिवन डेटा है, अप्रोप्रिएट टेस्ट है, क्योंकि यस नो डाइकोटोमस वेरिएबल है, नॉमिनल वेरिएबल है, यस और नो आंसर। और यहाँ पर स्मोकर्स नन स्मोकर्स है, ये भी नॉमिनल है।
नॉमिनल है क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, तो इस केस में हम का स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 80 स्मोकर्स है, टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स 80 है, टोटल नंबर ऑफ नॉन स्मोकर्स 100 है फ्रीक्वेंसी। अल्कोहल ड्रिंकर्स हमारे पास टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी 660 है, और जो अल्कोहल ड्रिंकर नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी 120 है, और हमारे पास सैंपल हमारे पास 180 है। इसमें से 20 ऐसे हैं जो अल्कोहल कंजम्पशन भी करते हैं, साथ स्मोकिंग भी करते हैं, और 60 ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन है जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते। और इस तरह नॉन स्मोकर्स 40 है जो अल्कोहल कंजम्पशन भी करते हैं, और 60 ऐसे प्रेग्नेंट फीमेल्स है जो न स्मोकिंग करते हैं और ना ड्रिंकिंग। स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस को क्या कर ले, स्टेट कर ले, जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ कर ले, गिवन नहीं है तो ये 0.05 होगा। थर्ड स्टेप में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए आप लोग इस तरह कर ले, यहाँ पर 4 सेल्स है, सेल ए, सेल बी, सेल सी एंड सेल डी। ये observed frequency of cell A is 20, of the second one cell B is 60, of the third one is 40 and फोर्थ सेल की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 60 है। सबसे पहले आप लोग क्या कर ले, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ले ऑफ ईच सेल। इसके बाद आप लोग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर 20 है, 20 सेल ए है, 20 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, तो इस केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है कि एक फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पर अगर इस सेल के लिए, सेल ए के लिए आप लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, तो इस केस में रो टोटल कितना है 80, और रो टोटल 80 है, कॉलम टोटल इस केस में 60 है, और ग्रैंड टोटल 180 है। तो ये कैलकुलेट कर ले, 26.67 इसका रिज़ल्ट। तो 26.67 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। सेल ए की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 26.67। इस तरह अगर सेल बी की बात कर लें तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रो टोटल इस केस में 80 है, और कॉलम टोटल 120 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल इस केस में 180, दैट इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर ले, 53.33 के बराबर है। इस तरह सेल सी के लिए 100 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 180, दैट इज इक्वल टू 33.33। और सेल डी के लिए रो टोटल 100 है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल 60 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 180, दैट इज इक्वल टू 66.67। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। अभी लेट्स सपोज
सेल ए, सेल बी, सेल सी एंड सेल डी. Observed frequency of cell A is 20 की observed frequency, cell B की observed frequency 60, 40 of cell C and cell D की observed frequency क्या है 60. expected frequency जो मैंने कैलकुलेट की है वो वैल्यूज़ आप लोग पुट कर ले. सेल ए की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज 26.67. एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ सेल बी की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी 53.33 और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड सेल इज़ 33.33. expected frequency of the last cell D is 66.67. इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब क्या आएगा -6.67. इस तरह अगर 60 से 53.33 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये 6.67 आ जाएगा. 40 - 33.33 इज इक्वल टू 6.67 and 60 - 66.67 is equal to -6.67. -6.67. इसके बाद ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर कर लें. 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6.67 इज इक्वल टू 44.49. जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है. और का स्क्वायर टेस्ट में आप लोग एक पॉइंट याद रख लें कि का स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. का स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. टेबुलेटेड वैल्यू भी ज़ाहिर बात है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव हो तो कंपैरिजन हम पॉजिटिव साइड पे करेंगे. और इस केस में हाइपोथेसिस जो है ये हमेशा क्या होगा, अपर वन टेल हाइपोथेसिस होगा और का स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी. स्क्वायर कर लें 44.49 and 44.49 is the O minus expected frequency whole square value of the last cell. अब O minus observed frequency minus expected frequency whole square divided by एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे आप लोग ये वैल्यू डिवाइड कर ले. 44.49 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 26.67. दैट इज़ इक्वल टू, कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर के थ्रू 1.67 और इस तरह 44.49 को डिवाइड कर ले 53.33 पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.83. ये वैल्यू डिवाइड कर ले 33.33 पे तो 1.33 इसका आंसर होगा. 1.33. 44.49 डिवाइड बाई 66.67 इज इक्वल टू 0.67. अब इसका समेशन ले लें, समेशन, और इस ब्रैकेट पे आप लोगों ने फोकस करना है. समेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ओ या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. इसको जब आप लोग ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या होगी हमारे साथ
4.5 4.5 एक्चुअली खाई स्क्वायर की वैल्यू है, खाई स्क्वायर की वैल्यू। इसके बाद आप लोग क्या कर लें, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लें या रिजेक्शन रीजन फाइंड कर लें, रिजेक्शन रीजन फाइंड कर लें, रिजेक्शन रीजन। और ये बेस्ड करता है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन अल्फ़ा एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितने कॉलम है, -1 इंटू नंबर ऑफ टोटल रोज -1। इस टेबल में देख ले, यहाँ पर 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो 2 कॉलम है 2 - 1 एंड 2 रोज है तो 2 - 1। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। अब टेबल को देख ले, क्रिटिकल वैल्यू के लिए टेबल यूज़ कर लें। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, 0.05 है, तो वैल्यू क्या है 3.84, 3.84 हमारे पास खाई टेबुलेटेड वैल्यू, खाई टेबुलेटेड 3.84 के बराबर है, जबकि हमारे पास खाई कैलकुलेटेड 4.5 के बराबर है और खाई टेबुलेटेड 3.8 के बराबर है। मतलब खाई कैलकुलेटेड खाई टेबुलेटेड से ज़्यादा है, एक्सीड करती है, क्रिटिकल वैल्यू से ये ज़्यादा है। तो 3.8 के बराबर। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर खाई कैलकुलेटेड खाई टेबुलेटेड से ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और नल हाइपोथेसिस क्या था कि देयर इज़ नो इंडिपेंडेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज़ डिपेंडेंस, स्मोकिंग और अल्कोहल में क्या है, डिपेंडेंस है। एक पॉइंट यहाँ पर रह गया कि हम पी वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे। पी वैल्यू जब आप लोग फाइंड करते हैं, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेट सपोज 1 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसी एग्जांपल में वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है और एक्स कैलकुलेटेड वैल्यू 4.6 है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 1 है, 4.6 आप लोग देख ले, बिल्कुल 3.84 और 5.41 के मिड में फॉल करेगी, मतलब। और हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था, 0.05। तो ऑलरेडी यहाँ पर है कि पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो इसका क्या मतलब है कि टेस्ट सिग्निफिकेंट है। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट्स, कि नल हाइपोथेसिस को हम जब रिजेक्ट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट को हम फॉलो करेंगे, और उसका स्टेटमेंट क्या है कि देयर इज़ एक्चुअली डिपेंडेंस ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल आंसर इट। थैंक यू।